को आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे उपराष्ट्रपति जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। सीएम धामी समेत कई नेता मौजूद रहे। विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे गए, जहां पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया है और साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, कई गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद उपराष्ट्रपति का काफिला विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए देहरादून में रवाना हो चुका है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से सीएम धामी उनका स्वागत करते हुए नजर आए हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां पर सीएम धामी समेत कई नेता मौजूद रहे और उनकी तरफ से उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया गया। और वहीं अंकिता भंडारी मामले में नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जिसमें तीनों आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी पुलकित, अंकित और सौरभ को नहीं मिली है राहत। जमानत खारिज होने के बाद से तीनों आरोपी जेल में ही रहेंगे, ये बात भी कही गई। तो देखिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपी पुलकित, आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। 2 दिन चली लंबी सुनवाई के बाद से कोर्ट की खंडपीठ ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। यह आदेश जस्टिस रविंद्र मैथानी और साथ ही जस्टिस शाह की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट में चली लंबी सुनवाई पर तीनों आरोपियों की ओर से अपना पक्ष रखा गया और बचाव में कई तर्क भी रखे गए, जिन्होंने कोर्ट में अस्वीकार कर दिया है। और इस मामले के अनुसार मामले को कोर्ट द्वार की तत्कालीन अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने 30 मई 2025 को तीनों आरोपियों को हत्या करने और सबूत मिटाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो इस आदर्श के खिलाफ तीनों आरोपियों की और उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई और कहा कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, जिस पर आपको बता दें कि 2 दिन चली सुनवाई के बाद से कोर्ट में उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। तो अंकिता भंडारी मामले पर नैनीताल कोर्ट का ये बड़ा फैसला, जिसमें अंजलि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजलि, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से अन्य टिप्पणियां की गई हैं, विस्तार से बताइए। तो अंकिता भंडारी मामले में नैनीताल हाईकोर्ट का यह बड़ा आदेश है, जिस पर अंजलि मेरे साथ जुड़ी हुई है। अंजलि, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो अंजलि से वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि 2 दिन की सुनवाई के बाद से कोर्ट का ये बड़ा फैसला आता हुआ, जिसमें कोर्ट ने अंकिता भंडारी मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, जिसमें पुलकित, आर्य समेत तीनों की बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने जमानत याचिकाओं को खारिज किया और खारिज करने के साथ साथ कोर्ट की तरफ से टिप्पणी भी की गई। तो जमानत खारिज होने के बाद से तीनों आरोपियों की यहाँ पर देखना होगा क्या कुछ इनके तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, इनके परिवार वालों की तरफ से। लेकिन 2 दिन की सुनवाई के बाद से कोर्ट का ये फैसला है कि आरोपी पुलकित, अंकित और सौरभ को राहत नहीं दी गई है। तो हमारा जमानत खारिज होने के बाद से तीनों आरोपी जेल में ही रहेंगे, ऐसी जानकारी सामने आते हुए अंजलि मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अंजलि, कोर्ट की तरफ से अन्य क्या कुछ टिप्पणियां की गई जमानत याचिका खारिज करने के साथ साथ? मैं बता दूं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में नैनीताल हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों को, जैसे पुलकित, आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। जहां न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने 2 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद आज ये फैसला लिया गया है। और बताऊं कि दोषियों की अगर बात करते हैं कि दोषियों ने इससे पहले भी इनके तरफ से दलील, कोर्ट में दलील दी गई थी कि निर्दोष है, ये इन पे लगाए गए व्हाट्सएप चैट और जितने सबूत है सत्यापित नहीं है करके इन्होंने अपनी दलील दी गई थी। हालांकि कोर्ट ने इसकी तर्कों को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए इनको अंतरिम राहत जमानत देने से साफ मना कर दिया है। जी,
और अंजलि, ऐसे में अंकिता के घर वालों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं जब जमानत याचिका को खारिज किया गया? तो जी, उनकी अगर बात करें उनके माता पिता की, वो कहीं खुश है कहीं दुख है, लेकिन उनका अभी भी कहना है कि उनको फांसी दी जाए। इस तरह से उम्र कैद उससे कुछ नहीं होता, उनकी बेटी कहीं से वापस नहीं आएगी, उनको उनका भी वही सजा होनी चाहिए जो उनकी बेटी के साथ हुआ है, उनका यही कहना है। जी बिल्कुल अंजलि, और अब ऐसे में जमानत याचिका को खारिज किया गया है तो कोर्ट में रहने के आदेश दिए गए हैं। कितने दिनों तक कोर्ट में रहने के आदेश दिए, क्या कुछ इस पे अन्य जानकारी? नहीं, अभी तक ये जानकारी हमारे पास नहीं आई है। ठीक है अंजलि, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं खटीमा में कांग्रेस ने हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद हुए कथित शुद्धिकरण के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे सामाजिक समानता और संविधान की भावना के खिलाफ बताते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। माननीय विधायक जी नानक मत्ता द्वारा दिया गया है, जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित है। ज्ञापन हमने रिसीव कर लिया है और ज्ञापन को हम आज ही उचित माध्यम के थ्रू प्रेषित कर देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक रैली को संबोधित करने आए थे। एक विशाल रैली, बहुत भीड़ थी, जिससे उस भीड़ को देख कर के भारतीय जनता पार्टी डर गई है, घबरा गई है, ऊल जुलूल काम कर रही है। उस स्थान को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शुद्धिकरण किया। तो लगता है कि इनकी मानसिकता खराब है। धर्म के ठेकेदार जो अपने को धर्म से ऊपर समझते हैं, उनका ये कृत्य है। मैं उस कृत्य की जो शुद्धिकरण का काम किया, इसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं जनता से कहना चाहता हूं और SC/ST के लोगों से कहना चाहता हूं कि आने वाला समय जो है अब आपका है, समय आ रहा है 2027 में हमारे SC/ST सभी भाई मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सभी सिखाएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी रामलीला मैदान हल्द्वानी में पहुंचे थे, जिन्होंने एक विशाल जनसभा को वहां संबोधित किया। उनके जाने के उपरांत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, RSS के लोगों ने वहां पर उस मैदान में, उस मंच पर उपस्थित होकर हवन किया, यज्ञ किया और उनके ये बयान भी थे कि यहाँ इस स्थान पर ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने इस जगह को दूषित कर दिया, जिस वजह से हमने ये हवन यज्ञ किया है और इस जगह को हम शुद्ध कर। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने मामले में दुष्यंत कुमार गौतम से पूछताछ की मांग की और कहा सच्चाई सामने आने तक कांग्रेस आवाज उठाती रहेगी। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां कानून के तहत काम करती हैं। अब चुनाव आ रहे हैं तो सब राजनीतिक दल अपने अपने मीटिंग कर रहे हैं, सबकी मीटिंगें हैं, कोई हमें उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये कहना है कि दुष्यंत कुमार गौतम की जो यहाँ से विदाई हुई है, राहुल गांधी जी ने जब अंकिता भंडारी जी के माता पिता से मुलाकात की तो उसका परिणाम आपको दूसरे दिन देखने को मिला कि दुष्यंत कुमार गौतम की उत्तराखंड से छुट्टी हो गई। लेकिन उनके राजनीतिक अदालत से भले उनकी छुट्टी हो गई हो, लेकिन वो परमेश्वर की अदालत से माफ नहीं होंगे। ऐसे लोग जब तक कि कानून के दायरे में ना आए, निश्चित रूप में वो हमारे टारगेट पर रहेंगे। सच तो सामने आ ही गया है और जो जांच एजेंसियां हैं वो राहुल गांधी जी के निर्देश पर नहीं चलती हैं। उस पे जांच हो रही है, जांच अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। जांच अधिकारी अपने विभाग की कार्यशैली और न्याय संगत कार्य करेंगे या कि राहुल गांधी जी के आदेशों का पालन करेंगे, तो ये सोचना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति, उसके लिए अलग से जुडिशरी बनी हुई है, जांच एजेंसियां बनी हुई हैं। केवल और केवल आप मुद्दा विहीन राजनीति का मंच तलाशने के लिए जब ऐसे बयानबाजियां करते हैं तो ये स्पष्ट रूप से जनता के सामने आ जाता है कि आपको अपने देश की कानून व्यवस्था और अपने देश के संविधान पर कितना भरोसा है।
और वह उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले युवा और महिला वोटरों को साधने की कवायद तेज हो गए। कांग्रेस ने मजबूत सीटों पर युवाओं महिलाओं को टिकट में प्राथमिकता देने की रणनीति बनाई, तो वहीं बीजेपी युवा आयोग को युवाओं के हित में बड़ा कदम बता रही है। ऐसे में दोनों दलों की नजर युवा और महिला वोट बैंक पर टिकी हुई है। दोनों पार्टियां क्या करने वाली है, आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं दोनों पार्टियों का हेड तो नहीं हूं। अपनी पार्टी पर हाँ, मैं अपनी पार्टी के बारे में कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास करती है। और माननीय राहुल जी का फोकस हमेशा रहता है कि महिलाओं को और युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। युवाओं को और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अभी आपको ये भी पता होगा कि महिला आरक्षण का शुरुआत ही, इस शब्द की शुरुआत ही कांग्रेस ने की। उसके बाद जब ये महिला आरक्षण हुआ, बिल बना, कांग्रेस का पूरा समर्थन था। युवाओं के लिए भी कांग्रेस यही भावना रखती है। और जहां जहां राजनीति में सब दल एक बात लेकर चलते हैं कि जीतने की संभावना भी मजबूत होनी चाहिए। कई मायनों में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निर्णय आज पूरे देश में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। और उसी कड़ी में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है जो युवा आयोग बनने जा रहा है। तो और हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड के युवा आयोग के बाद पूरे भारतवर्ष में सभी राज्य इसका अनुसरण करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 2046 के विकसित भारत के मिशन में युवाओं की भूमिका और उनके उज्जवल भविष्य को लेकर युवा आयोग बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी। भारतीय जनता पार्टी के युवा मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है। उत्तराखंड में चुनावी साल के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सियासी वार पलटवार तेज है। कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के वक्त बड़े नेताओं के दौरे नई बात नहीं है। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, सड़क और स्मार्ट सिटी समेत कई मुद्दों पर सरकार से काम का हिसाब भी मांगा। भाजपा क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे नेता लगातार हमारे बीच में बने रहे। हमारी जो प्रभारी हैं संजय जी, वो लगातार इस प्रदेश में हर महीने आके अलग अलग क्षेत्रों में मीटिंगें कर रही हैं। और बड़े नेताओं की, क्योंकि चुनावी वर्ष है, बड़े नेताओं की मीटिंगें होंगी, बड़े नेता आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इसमें भाजपा को कोई दिक्कत हो रही है? उनके नेता भी तो अंकिता भंडारी के नाम में जब दुष्यंत गौतम का नाम आया तो उस दिन से आज तक गायब हो गया। ये उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, ये हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है। और इलेक्शन चुनावी वर्ष में सारे बड़े नेता उस राज्य में आते जाते हैं जहाँ पे वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। और वहीं उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी, लेकिन हरिद्वार पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। 2022 में जिले के 11 विधानसभा सीटों में बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी। अब सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने माना कि हरिद्वार में पार्टी को पूरी ताकत से मेहनत करनी होगी। देखो भाई, मेहनत तो सब जगह करनी पड़ती है और जहाँ मेहनत में कमी होती है तो कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और इससे मेहनत करते हैं, मेहनत करेंगे। और जहाँ तक हरिद्वार की बात है, ठीक है, पिछला विधानसभा चुनाव हरिद्वार में हम लोग जिस स्थिति में होना चाहिए था उस स्थिति में नहीं रहे, लेकिन निश्चित रूप से इस बार सुधार होगा और पहले से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। और वहीं देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने चुनावी तैयारियों का ऐलान किया। उन्होंने बढ़ते नशे, बेरोजगारी, महिला अपराध और बदहाल नालियों को लेकर प्रदेश सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा। रौतेला ने कहा कि धर्मपुर में रोजगार और महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उनकी प्राथमिकता रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगी और मैं क्षेत्र के लिए काम करूंगी। यहाँ पे मैं अभी भी कुछ क्षेत्रों में घूम के आ रही हूँ। नशा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। सरकार नशा मुक्त उत्तराखंड की बात तो कर रही है, नशा मुक्त देहरादून की बात तो कर रही है, लेकिन घर घर आज नशा बिक रहा है। रोडें खुदी हुई हैं, सिविल लाइन खुदे हुए हैं, लोग गंदगी में रहने को तैयार हैं।
मजबूर हो रखे हैं और सरकार उस पे, जो क्षेत्रीय विधायक है, उस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ भी चले जाओगे, तो नाले पूरे खुले पड़े हैं। अभी चांदचक में एक घर गिरा, दीपनगर की स्थिति इसी तरीके की है। लेकिन जब वहाँ पे जो पार्षद हैं, जो भाजपा के और जो हमारे भाजपा के विधायक हैं, उनका उस क्षेत्र में काम करने का कोई भी। और वहीं देहरादून में बारिश के चलते सड़कों पर बने गड्ढों और जलभराव से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। जिला प्रशासन ने 15 अक्टूबर तक सड़कों के पैचवर्क और गड्ढे भरने का लक्ष्य रखा। डीएम आशीष चौहान ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में तत्काल मरम्मत कराई जा रही और बारिश थमते ही काम युद्ध स्तर पर किया जाएगा। पंद्रह जून के बाद में पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कई सारे स्थानों पर पैच वर्क जो किया जाना था उसको करवाया गया, और अभी भी हम लोग मॉनिटर ये कर रहे हैं कहाँ कहाँ पे गड्ढे हुए हैं। ड्यूरिंग मानसून सीजन क्योंकि ब्लैक टॉपिंग करना उतना पॉसिबल नहीं रहता, तो वेदर कंडीशन फेवरेबल नहीं होने के कारण, तो इस दौरान पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा मल्टीपल प्लेसेस पे इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई गई है, उन गड्ढों पे टेम्परेरी वर्क्स किए गए। और इस संबंध में हमें जो लिस्ट पुलिस की तरफ से भी प्राप्त हुई है, तो जैसे ही मानसून सीजन में बारिश थोड़ा कम होगी, फास्ट मैनर में पैच वर्क किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी यही डायरेक्शन हमें दिए गए, 15 अक्टूबर तक इस कार्य को समाप्त किया जाएगा। और वहीं नैनीताल के रामनगर में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने जिला बदर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया था, लेकिन सत्यापन के दौरान वह रामनगर में ही घूमता मिला। पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। और वहीं अल्मोड़ा में सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गौवंश की समस्या और उनसे होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नगर निगम पशुपालन विभाग ने संयुक्त पहल शुरू की है। गौवंश का चिन्हीकरण कर स्वामी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं रात में पशु आसानी से दिखाई दें, इसके लिए उनके गले में रेडियम बेल्ट भी लगाए जाएंगे। आज हमने नगर निगम में जो ये बैठक की है, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि भविष्य को देखते हुए और आम जो देशवाली जनता को जिसका परेशानी का सामना भी उठाना पड़ता है, तो इसको देखते हुए हमने इससे पहले पूर्व में कभी किसी ने इसके बारे में कोई ऐसी चिंता नहीं करी और न कभी कोई इसमें ध्यान दिया। तो हमने यहाँ पर को अपने सरकार के द्वारा भी और विशेषकर और जनता का भी जो एक मांग है, जिससे वास्तव में बहुत बड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, तो इसमें हमने अभी जो हमारे नगर के लगा हुआ भैंसड़ फार्म है ये और पेट साल में ये दोनों जगह हम गौसदन का यहाँ को निर्माण कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये निर्माण कार्य हमारा हो भी गया है। देखिए, यहाँ पर जो बैठक हुई है इसमें तय हुआ है कि पहले तो एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें कि ऐसे पशुओं को चिन्हित किया जाएगा कि जो पालतू है लेकिन निराश्रित छोड़ दी गई हैं, और उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि यहाँ पर 2 हमारी गौशाला है वो जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। तो उसके बाद इसमें आगे जो हमारी निराश्रित वंश है उनको वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ नगर निगम के द्वारा भी एक यहाँ पर शेल्टर का लिए प्रपोजल बनाया जा रहा है, जिसमें कि बुल शेल्टर है और डॉग शेल्टर है, उसका भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि जो शहर के समस्त जो ये डॉग्स हैं उनको वहाँ पर रखा जाएगा। साथ के साथ जो हमारे बुल हैं, जो हमारे सांड हैं, उनको भी वहाँ उसकी व्यवस्था की जाएगी। आज हमारी एक बैठक हुई है जिसमें हमारे मेयर साहब ने एक निराश्रित गौवंश की जो हमारी समस्या है उसको समाधान के लिए एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें मैं और नए आयुक्त हमारे डॉक्टर गबरियाल और पार्षद महोदय सभी उपस्थित हैं। और एक गंभीर समस्या को देखते हुए हम लोगों ने एक उसमें सुझाव दिया है कि वर्तमान में जो हमारी निर्माणाधीन गौशालाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से भैंसवाड़ा पे क्षेत्र में जो संचालित होने वाली है और एक पेटचाल में, अगर उसको जल्दी से निर्माण जिला पंचायत करवा देता है तो शीघ्र ही हम यहाँ की समस्या से समाधान उससे मिल सकता है, जो हमारी अल्मोड़ा शहर की गौवंश की समस्या आ रही है। साथ ही साथ जो हमारी अन्य गौशालाएं भी निर्माण हो रही हैं, उसमें भी मेयर साहब ने हम लोगों को निर्देशित किया है कि शीघ्र उनका निर्माण पूर्ण करा जाए। और वहीं
जसपुर में कोरोना जैसे लक्षणों वाले मरीज मिलने और 2 लोगों की मौत की जानकारी के बाद चिंता काफी बढ़ गई। पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के मुताबिक कुछ मरीजों में फेफड़ों में संक्रमण और ऑक्सीजन लेवल गिरने की शिकायत सामने आई। हालांकि इसे कोरोना की पुष्टि नहीं माना गया। जांच किट मंगाई जा रही है और रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर पीड़ित व्यक्ति कोरोना से ग्रसित है या फिर नहीं। में वायरल फीवर का प्रकोप जोरों पर है और थोड़ा सा चिंतन करने की बात है कि कुछ हमारे मरीज ऐसे आ रहे हैं जो दोनों फेफड़ों में जिनका संक्रमण है और बहुत तेज़ी से वो संक्रमण बढ़ा, ऑक्सीजन लेवल डाउन हुई, तो करीब 6 मरीज इस तरह के आए हैं जो 2 मरीजों की डेथ हो गई। उसमें एक सुशीला तिवारी में पहुंचकर वहाँ इलाज हो रहा था, वहाँ डेथ हुई है, और एक पेशेंट को यहाँ से रेफ़र किया था, उन्होंने टर्शरी केयर में रेफ़र किया तो रास्ते में डेथ हुई है, और बाकी 3 मरीज सही हुए हैं। एक मरीज का पता नहीं चल पा रहा उसके क्या पोजीशन है, फ़ोन कर रहे हैं, घर वाले कोई फ़ोन नहीं उठा रहे। तो बहरहाल कहना यह है कि हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है और भीड़ वाले इलाकों से बचें, मास्क लगा कर जाएँ। और वहीं ऋषिकेश में महिला की पर्स से लाखों के जेवरात और नकदी चोरी के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी ठेले संचालक को योगनगरी रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से करीब 16,50,000 रुपए की ज्वेलरी, 63,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए। और वहीं देहरादून के विकास नगर में शक्ति नहर में वाहन गिरने की आशंका से हड़कंप मचा हुआ। पुल नंबर 2 के पास नहर किनारे वाहन के गिरने का निशान मिले हैं। सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही। हालांकि अभी तक वाहन या उसमें सवार लोगों के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और वहीं हरिद्वार के सिडकुल में मुंगी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मजदूर की मौत के बाद से हंगामा हो गया। मृतक के परिजनों ने कंपनी गेट के बाहर शव रखकर धरना शुरू कर दिया, तो वहीं भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। परिवार ने प्रशासन से न्याय और कार्रवाई की मांग भी की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।